हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, वो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान में कौन कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, राजस्थान की जलवायु कैसी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। मतलब एक ही तरीके की भौतिक प्रदेश यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। किसी जगह पर मरुस्थलीय प्रदेश, किसी जगह पर पठारी, किसी जगह पर पर्वतीय और कहीं पर मैदानी भाग मिलता है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, राजस्थान के मैप को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बीचों बीच से आपको अरावली पर्वतमाला यहाँ पर दिखाई देती है, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो देश है उसके साथ में राजस्थान का कुछ सीमा जो है वो मिलती है, और उस सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, कितनी लंबी सीमा जो है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में मिलती है। तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर के मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। यह राजस्थान राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। देखो कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर, वहां पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, इसको लेकर के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 61% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, और राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो थार के मरुस्थल में रहती है। अतः यह जो मरुस्थल है वो विश्व के अन्य मरुस्थल, मतलब विश्व में कहीं भी जो मरुस्थल है उन मरुस्थलों से अगर हम कंपैरिजन करें थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल में अधिक जनघनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में दूसरे थार मरुस्थलों से अगर हम कंपैरिजन करें तो लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। पशुओं की संख्या भी ज्यादा है। वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है। और दूसरा इस तरीके से पूछ लेंगे, आरएएस मेंस में आप सभी को पता है कि आंसर आपको लिखने होते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि थार के मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है। तो सारे ये फैक्ट्स अगर आप डालोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने के पूरे चांसेस यहां पर रहेंगे। नेक्स्ट, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। मतलब अगर हम राजस्थान के मैप को अगर हम यहाँ पर देखें तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग ये है, आप यहाँ पर देखिए, ये है बाड़मेर, ये है जैसलमेर और बीकानेर। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। तो धोरे किसको बोलते हैं कि मिट्टी के वो टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं उनको बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे बोलते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर, मतलब थार का मरुस्थल जो है एक बड़ा भाग है, उसको भी फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषताएं, उसके भाग पर उसको भी अलग अलग भाग में बांटा जाता है। जैसे कि मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, ये घग्गर वाला भाग, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो भाग है, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंत प्रभावी प्रदेश। आप सभी को पता है कि मरुस्थलीय भाग में जो मैक्सिमम जो यहाँ के रिवर फ्लो होती हैं वो किसी बड़े वाटर बॉडी में जाकर के अपने आप को मर्ज नहीं करती हैं और लास्ट में मिट्टी में ही अपने आप को विलीन कर लेती हैं। इस तरीके की जो नदियां होती हैं जो ओवरफ्लो करती है उसको बोलते हैं अंतः प्रवाही
प्रदेश। तो मरुस्थल को इन भागों में विभक्त किया गया है। आरएस मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी भौतिक प्रदेश को यहाँ पर कंप्लीटली ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आपके थार मरुस्थल बताओगे, और फिर जैसे थार के मरुस्थल को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया तो थार का मरुस्थल भी आप बताओगे, फिर थार के मरुस्थल के भी जो सब पार्ट हैं उनके बारे में भी आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स जो है वो आप लिखोगे। इसके बारे में जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है दूसरा भौतिक प्रदेश राजस्थान का, वो है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से, देखो ये जो दिशा है ना वो भी आपको क्लियरली ध्यान होनी चाहिए। जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो आरएस मेंस को छोड़ दें तो राजस्थान के जो ज्यादातर जो पेपर होते हैं, कंपटीशन के जो पेपर होते हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। तो दिशा को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला किस तरीके से फैली हुई है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, देखो यहां पर मैप में आप देखिए तो ये आप सभी को पता है कि राजस्थान के मैप को अगर हम देखें तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जो है ये अरावली पर्वतमाला, ये जो है ना बिल्कुल डार्क रेड कलर में जो आपको दिख रही है ये है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से प्रारंभ होकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो अरावली पर्वतमाला बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पर है थार का मरुस्थल, तो यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ के रूप में एक तरीके की दीवार बनी हुई है। तो ये जो मरुस्थली भाग है वो हवाओं के साथ में, यहाँ पर जो हमारा मैदानी भाग है वहां पर भी फैल सकता था, लेकिन अरावली पर्वतमाला जो है वो इसके पूर्वी प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको और फिर पूछ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। इस मैप को आप अच्छे से व्यू कीजिए। यहाँ पर थार के मरुस्थल को जब आप देखोगे तो ये घग्गर का मैदान, ठीक है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, यहाँ पर जो है वो पथरीला क्षेत्र है। मतलब मरुस्थल में भी यहाँ पर जो है वो बालू का स्तूप नहीं है। रेतीले जो टीले हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये मरुस्थली भाग हो गया। ये लूनी प्रदेश हो गया जिसको अंतः प्रभावी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये शेखावटी प्रदेश हो गया, सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला रीजन, ठीक है। और ये हो गया अरावली। ये यहाँ पर अगर हम मैदानी भाग को देखें तो मैदानी में ये चंबल का मैदान हो गया, ये बनास बेसिन हो गया, ये माही का मैदान हो गया, और ये हो गया राजस्थान का पठारी भाग, हड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला रीजन, ठीक है। तो पता होना चाहिए एक एक बात आपको। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। पूर्वी मैदान कितने भाग पर? 23%। मरुस्थली भाग कितने भाग पर फैला हुआ था? 61% भाग पर। जनसंख्या कितनी रहती थी? 40% मरुस्थली भाग में। और अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र जो है वो नाली अपर्दन के कारण, किसके अपर्दन के कारण? नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि डांग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको बोलते हैं डांग। कहां से कहां तक? कोटा से धौलपुर तक। यहां पर आप देखो तो ये चंबल का जो मैदान है, यहां से ये वाला जो रीजन है, यहां पर कटिबुटी भूमि जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो पूर्वी मैदानी भाग में है, 23% एरिया, और राज्य की 40% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। मरुस्थल में 61% एरिया था और 40% जनसंख्या रहती थी। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसको, यहाँ हाड़ा वंश के जो राजा है वो राज्य किया करते थे, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। राज्य के अन्य पठारों की अगर हम बात करें तो सिरोही में स्थित है उड़िया और आबू का पठार, उदयपुर एवं राजसमंद के बीच है भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेसा चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है उपरमाल, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के बीच में है लसाड़िया का पठार। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा पठार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, या फिर ऐसे भी दे देंगे कि हमारे भारत के कोई पठार है उनका नाम मिक्स करके पूछ लेंगे कि कौन कौन से पठार जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब बात कर लेते हैं जलवायु और ऋतु चक्र की। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है, मतलब मानसून का इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका रीजन क्या है? प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाईमाधोपुर से लेकर के उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार की जलवायु व्यवस्था जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। और ये जो झालावाड़ वाला जो रीजन है वहां पर और बांसवाड़ा वाला जो रीजन है वहां पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो ये बता रखा है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पर कितनी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, वस्तुएं नहीं ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? तो इस ऋतु में आप सभी को पता है कि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 30 से 40 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी, इसलिए मरुस्थल में इस ऋतु में गर्मी में दिन का तापमान बहुत ज्यादा गर्म और रात में बहुत ज्यादा कम, मतलब दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो काफी, तापांतर मतलब ताप का अंतर, दिन में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया और रात में जो है तापमान काफी ज्यादा गिर गया। मतलब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है, क्योंकि हम अगर देखें तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हो आपको जो है वो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। अब राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं कि लू किसको बोलते हैं? तो गर्म, अत्यंत तो गर्म होनी चाहिए और धूल भरी जो हवा होती है, कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है लू की। वर्षा ऋतु, राजस्थान में 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के बीच में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में, और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान की अगर हम बात करें तो वो है माउंट आबू, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। मतलब आप राजस्थान में अगर यहाँ से
इस जगह से इस जगह की तरफ जाओगे तो वर्षा जो है वो कम होती जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा होएगी, फिर और कम होएगी, फिर और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, सबसे कम। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में? दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात कर लेते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडा हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ स्थानों पर इससे भी कम होता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा, गर्मियों में भी सबसे अधिक ठंडा और सर्दियों में भी सबसे अधिक ठंडा। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति जो है वो से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीत लहर के प्रभाव से ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब सर्दियों में एक इंपॉर्टेंट वर्ड न्यूज में रहता है, वो होता है मावठ। तो मावठ किसको बोलते हैं? तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसको मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल जिसको रबी की फसल के नाम से भी जानते हैं, मतलब रबी की फसल को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक एक चीजें। अब बात करेंगे अकाल और मरुस्थलीकरण की। तो राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित, ठीक है। लिमिटेड जगह में होना, लिमिटेड टाइम के लिए होना, और वो भी निश्चित नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे बोलते हैं अकाल। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने भी जिस प्रकार विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन परंपरा की उपेक्षा की है, इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। मतलब राजस्थान में मरुस्थलीय भाग है, ये तो एक बेसिक रीजन है ही कि यहाँ पर जो है वो वर्षा नहीं हो पाती है, और जो यहाँ पर कम वर्षा जो है वो है कि प्राकृतिक स्वभाव है राजस्थान का कि यहाँ कम वर्षा होती है, जिसमें अरावली की जो स्थिति है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा, जो मानव जो है उन्होंने भी अपनी गतिविधियों से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भौतिक दशाओं, मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर, रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण। अकाल क्या बोलते हैं? जब वर्षा जो ना हो, जिसकी वजह से अगर खाना पानी की कमी हो जाए जानवरों और मनुष्यों के लिए, तो उसको बोलते हैं अकाल। और जब उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में चेंज हो जाए तो उस क्रिया को बोलते हैं मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे हम कम करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया भौतिक प्रदेश से, और जलवायु, वर्षा ऋतुएं, इन सभी के बारे में। बंजर क्या होता है? अनउपजाऊ, बीहड़, उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं होती है। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, ठीक है। राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो 4 भौतिक प्रदेश, जिसमें थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हिमालय पर्वत जो है वो नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सभी को पता, गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। ओके, तो ये हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। मावठ क्या होती है? सर्दियों में जो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसको बोलते हैं मावठ। तो देखो, अब यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी को पता होगा, तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है, उत्तर लेखन की जो कला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आप आरएस मेंस के पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ते हुए देख रहे हो, इससे आपको लग गया होगा कि आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन की जो कला है वो आपको पहले से विकसित करनी होगी। तो आप जो है अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ये इस तरीके की जो हमारी बुक्स हैं उनके लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स को लिख करके आप अपनी उत्तर लेखन कला, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। ओके, थैंक यू।
अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।